नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। आज हम कुछ ऐसी कहानी देखेंगे जो खुद लोगों ने बयान की है, ऐसी कहानियों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वह सच में होते हैं। क्या यह कहानी सच है या फिर एक बनी बनाई बातें। संगीता नाम की एक साधारण सी लड़की के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग अकेले हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो घटना इनके साथ घटी थी ये एक हॉस्पिटल के विजिट के दौरान घटी थी। तो आइए चलते हैं आज से काफ़ी साल पहले, जब संगीता की उम्र रही होगी यही कोई 15-16 साल के आसपास की, और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो ऐसा था कि संगीता राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपने पिताजी के साथ अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी। यहाँ पर सिर्फ ये और इनके पिताजी ही अपने परिवार में थे और इनके अलावा इनके परिवार में कोई और नहीं था। उनके पिताजी संगीता से बहुत प्यार करते थे और कभी भी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दिए थे। कभी कभी क्या होता था ना कि रात बेरात संगीता के पिताजी अपने खेतों में पानी डालने के लिए चले जाया करते थे। तो उन्हें बहुत चिंता होती थी अपने घर पर अपने बेटी की कि यार ठीक होगी कि नहीं, सही सलामत होगी कि नहीं, क्योंकि दिन में तो वो जितना भी काम करते थे, बाहर रहते थे, उन्हें उतनी टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि दिन का चल जाता है, लेकिन रात बेरात उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता लगी रहती थी। इसलिए अपने घर का ना जो आंगन था वहाँ पे एक मेन गेट लगा हुआ था, उसमें ताला मार के ज़रूर वो बाहर जाया करते थे कि कोई भी ऐसा गड़बड़ इंसान घर पे ना पहुँच जाए और बेटी के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ऐसी एक दिन की बात है भैया, संगीता के पिताजी अपने खेत में काम करने के लिए कुछ गए हुए थे रात के वक्त, क्योंकि उस समय ना इनके गांव में बहुत चोरी वोरी की वारदात हो रही थी। खेत में जितने भी लोगों के अनाज फल ये सब लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है ना, तो चोर चोरी करके ले जा ले रहे हैं और उसको बेच दे रहे हैं अपने हिसाब से। तो इसीलिए ही कुछ देख रेख के काम की वजह से उसके पिताजी ने आंगन में लगे हुए लोहे के गेट में ताला मारे और संगीता को बोले कि चिंता मत करना, मैं थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाऊंगा, तू आराम से खाना खा के सो जा, मैं आके खा लूँगा। संगीता ने बोली ठीक है पापा, आप चले जाओ। दरअसल इन लोगों का जो खेत था इनके घर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। जी हाँ, थोड़े आउटर इलाके में इनका खेत था। वो अपनी साइकिल उठाए और खेत की तरफ बढ़ गए। पिताजी के जाने के ठीक 20 मिनट बाद से संगीता को पूरी बॉडी में कपकपाहट सी महसूस होने लगी। वो बहुत कांपने लगी, मतलब हल्की हल्की ये गर्मी का ही मौसम था, ठंड का मौसम नहीं था, गर्मी आने लगी थी, मतलब फरवरी वगैरह का टाइम रहा होगा। तो इसको इतनी ठंड कैसे लग रही है इसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसने ऐसा खुद का हाथ वाथ पकड़ के देखी तो ये पाई कि इसको बहुत तेज़ फीवर हो गया है, इतना तेज़ फीवर कि दांत भी ऐसे 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 होने लगे थे। अब ये डर गई क्योंकि अभी ना कुछ ही दिनों पहले इनके मोहल्ले में एक लड़का था जिसको ना फीवर सर पे चढ़ गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने बोले थे कि ये लड़का बहुत देर हो गया, अगर आप इसको थोड़ी पहले हॉस्पिटल में लेकर आए होते तो हम इसको बचा लिए होते। इसका फीवर तो सर पर चढ़ गया था इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। तो कुछ ही दिन पहले इनके मोहल्ले में ऐसी मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत डर गई थी वो चीज़ याद करके कि कहीं कोई ऐसा ही फीवर मेरे सर पर चढ़ गया तो मैं तो फालतू में मर जाऊंगी यार, और मेरे पापा तो खेत में गए हुए हैं, उनको तो कुछ अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। उस ज़माने में ऐसा मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था लोगों के पास, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंची नहीं थी, लोगों को मालूम ही नहीं था इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज के टाइम पे इतना ईजी हो गया है। तो इसने सोची कि यार थोड़ी देर और देखती हूँ, पापा नहीं आए ना तो मैं खुद ही हॉस्पिटल चले जाऊँगी। हमारे गाँव से थोड़ी ही आगे एक सरकारी अस्पताल पड़ता है, वहाँ पर जाकर चेकअप करा लूँगी, वो 24 घंटे खुला रहता है। अब भैया आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, पिताजी का कुछ अता पता नहीं, वो आने का कोई आसार ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसने सोची कि यार अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा फीवर और बढ़ता जा रहा है। अगर बाय चांस ऐसा हो गया, पिताजी तो ताला मार के गए हैं, वो वैसे भी टेंशन फ्री है, बाय चांस ऐसा हो गया कि पिताजी रात में आए ही नहीं तो फिर मैं कैसा करूँगी। हो सकता है कि पिताजी खेत में ही रुक जाए, हमारे फार्म हाउस में ही खटिया डाल के सो जाए और सुबह सुबह आए, ये सोचकर वो गए हों। मैं चिंता ना करूं इसलिए मुझे ये बोले हों कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। भैया मैं जाती हूँ और हॉस्पिटल में दिखाई देती हूँ खुद को।
घर पे कुछ पैसे रखे हुए थे, उसने पैसे अपने पास पकड़ी और बढ़ गई भैया अपने हॉस्पिटल के लिए। वो गेट था, वो कूदी, बाहर की तरफ निकली और पैदल पैदल जाने लगी। अब यहाँ से इनका गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अस्पताल था। गांव की पूरी सीमा ख़त्म हो जाती, फिर एक जंगल जैसा रास्ता आता, फिर वो अस्पताल आता। 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब ये पैदल पैदल उस अस्पताल के सामने पहुंची तो क्या पाई है, आज अस्पताल बंद है। कैसे बंद, इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। नॉर्मली सरकारी अस्पताल तो ऐसे बंद नहीं रहते हैं। वो बड़ी मुंह उतार के कांपते हुए लौटने लगी कि अचानक से जो अस्पताल में काम करने, साफ़ सफाई करने वाला जो कर्मचारी होता है वो उसको दिखाई दिया। उसने बोला कि भैया ये अस्पताल आज बंद है क्या? इसने बोला कि हाँ, दरअसल आज कुछ तो भी ऐसी सरकारी कुछ मीटिंग हो गई थी सारे डॉक्टर्स की, इस वजह से वो बाहर शहर की तरफ गए हुए हैं, तो आप कल आकर दिखा दो, आज तो आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। उसको बड़ी टेंशन हो गई। फिर ये मुंह उतार के घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक से वो पीछे वाला आदमी क्या कहता है कि अगर आपकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं बता दूं, थोड़ी आगे जाके जो लेफ़्ट वाला मोड़ आएगा, जो बाजू वाला गांव है ना, वो गांव लगने से पहले ही आपको एक छोटा सा अस्पताल और मिलेगा। वो एक प्राइवेट अस्पताल है, रात बेरात में भी खुला रहता है, आप जाके दिखा दो। हो सकता है थोड़े ज़्यादा पैसे लगें, लेकिन आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा। इसने बोली कि ठीक है, धन्यवाद भैया, मैं उस तरफ ही जाती हूँ। ये बेचारी बढ़ गई उस अस्पताल की तरफ। इसको इस अस्पताल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। आज पहली बार इस आदमी के थ्रू पता चला। ये जैसा रास्ता बताया था वैसे रास्ते में बढ़ गई, सीधे सीधे गई, लेफ्ट ली और फिर वो अस्पताल में पहुंच गई। इस अस्पताल का नज़ारा तो बहुत ही भयावह था। देखने में ऐसा लग रहा था कि अस्पताल बहुत ज़्यादा पुराना है और इसकी देख रेख कोई नहीं करता है। इससे कई गुना साफ सुथरा तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखता था। खैर, ये अंदर पहुंची और अंदर एक ही डॉक्टर मौजूद था और 3-4 पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हुए थे। ये भी कुर्सी में बैठ गई। उसने लोगों का ट्रीटमेंट किया और फिर जब इसका नंबर आया तो डॉक्टर ने कह दिया कि सुनिए सुनिए सुनिए, अब जो कोई भी बाय चांस बचे हुए हैं, हम कह दें कि हमको अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है, हम ट्रीटमेंट अभी नहीं कर पाएंगे। तो ये टेंशन में आ गई कि यार मैं इतनी देर से बैठी हुई हूँ, पता नहीं पापा भी घर पर आ गए होंगे, उनको टेंशन देकर मैं घर से निकली हुई हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोली सर प्लीज़ मुझे कोई दवाई बता दीजिए, मुझे बहुत तेज़ फीवर लग रहा है। तो सर ने बोले अच्छा सिर्फ फीवर ही है? तो इसने बोली हाँ सिर्फ फीवर ही है। डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगा दिया इसको अंदर ले जाके, और फिर जब ये बाहर घर की तरफ लौटने लगी ना, तो यहाँ पर साफ़ सफाई करने वाली एक औरत थी, बूढ़ी औरत। इसको रोकते हुए क्या कहती है कि बेटा सुन सुन, डॉक्टर साहब तो जा रहे हैं, अस्पताल में सिर्फ मैं रहूँगी, भलाई के लिए बोल रही हूँ, तू घर मत जा, तू रुक जा। इसने बोली कि क्यों नहीं जाऊँ आंटी, मेरे घर पर पापा आ गए होंगे और पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं ऐसे अस्पताल के लिए निकली हुई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, उनको बहुत चिंता हो रही होगी। तो वो बोलती है कि नहीं बेटा, तू वो इस गांव की है ना, वो गांव के बारे में मुझे पता है, यहाँ से उस गांव के रास्ते में कुछ ठीक माहौल नहीं रहता है रात के वक्त। रात के वक्त कहते हैं लोग कि उस रास्ते में ना 9-10 भूत भटकते हैं। ये बोलती है कि नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी तो वहाँ से आई हूँ और मुझे कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ है। आंटी ने बोली बेटा तू जहाँ से आई है वो घूम के वाला रास्ता था, उससे तुझे बहुत टाइम भी लगा होगा ना यहाँ तक आने में, लेकिन यहाँ से लेकर तेरे गांव तक जाने का जो सीधा सीधा रास्ता है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर सचमुच में ढेर सारी आत्माएं भटकती है जो लोगों को अपने छलावे में बांध लेती है और लोगों को ख़त्म कर देती है। ये हंसने लगी। डॉक्टर साहब ने थोड़ा इंजेक्शन लगाए थे तो मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था, और आंटी की ऐसी ऐसी बातें इसको हंसी आ गई। बोलती है आंटी आप चाहे कुछ भी बोलें, मुझे ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, मेरे पापा भी हमेशा मुझसे ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ कभी दिखाई नहीं देती है उनसे डरना कैसा। अगर डराने वाली इतनी चीज़ है तो सामने आकर दिखाएं, हम उस दिन मानेंगे। ठीक है आंटी जी, थैंक यू, आपने मेरी चिंता करी, मैं चलती हूँ। आंटी जी को थैंक यू कह के वो सीधे सीधे वाले रास्ते से ही अपने घर की तरफ आने लगी। ऐसा भी नहीं, आंटी जी ने बता दिए कि सीधे सीधे रास्ते में भूत प्रेत घूमते भैया, तो वही बड़े वाले रास्ते से घूम के चले जाए जैसे ये आई थी यहाँ पर। नहीं,
वो उसी रास्ते से गई जिस रास्ते के बारे में आंटी ने उसको सतर्क करी थी, सावधान करी थी। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक अंकल जी दिखाई दिए जो कि उसके गांव की तरफ से ही आ रहे थे। ये अंकल जी कौन थे इसको पता नहीं, लेकिन इसको रोक कर कहते हैं, बिटिया तू इस रास्ते से अपने गांव की तरफ क्यों जा रही है? तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? आते आते तुझे किसी ने सतर्क नहीं किया क्या? ये बोलती है, अंकल मुझे सतर्क तो किए एक आंटी ने, लेकिन आप भी तो यहीं से आ रहे हैं ना, तो फिर मैं क्यों ना आऊँ? ऐसी चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होती है? आप क्यों टेंशन लेते हैं अंकल? कुछ नहीं होता, छोड़िए ना, मुझे जाने दीजिए। अंकल बोलते हैं, बेटा सोच ले एक बार और, अभी मेरा भी पाला 4-5 भूत से पड़ चुका है इस रास्ते में। यहाँ पर खतरनाक आत्माएं भटकती है जो किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकती है और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाएगा। ये बोलती है, अंकल कोई बात नहीं, मैं सामना कर लूँगी, आप जाने दीजिए, आप भी जाइए, मैं भी जाती हूँ। ऐसा बोल के वो फिर से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन 2 कदम बढ़ी ही है कि उसके दिमाग में आया कि यार इतनी बार लोग कह रहे हैं इस तरीके से, तो एक बार मैं अंकल से बोल देती हूँ, अंकल प्लीज़ मेरे साथ चल। थोड़ा सा मन में एक घबराहट सी आ गई क्योंकि अंकल ने बड़े डरा के बोले थे, और अंकल ने जैसे ही बोले थे उसी प्रकार से उस औरत ने भी बोली हुई थी। तो इसके दिमाग में ऐसा है कि एक बार बोलती हूँ, अंकल थोड़ा सा चल लो घर की तरफ, इतना ही अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ होना चाहिए। ऐसा सोच के ये 2 कदम बढ़ के खाली रुकी है, और जैसी पीछे पलटी है ना, पीछे कोई भी नहीं लिटा। दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं। ऊपर से उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और दूर कहीं भेड़िए ज़ोर ज़ोर से रो भी रहे हैं। ये आवाज़ है, ये सिर्फ 2 जानवरों की आवाज़ है, भेड़िए की और उल्लू की आवाज़ है। ये माहौल को बहुत ही ज़्यादा डरावना बनाने के लिए बहुत काफ़ी थी। इसने सोची कि भाड़ में जाए वो अंकल, भाड़ में जाए ये डरावना माहौल, अब मैं जल्दी घर के लिए निकलती हूँ और रुकूंगी ही नहीं। उसने अपने कदमों की रफ्तार जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ा ली। थोड़ी आगे जाने के बाद एक तालाब पड़ता राइट साइड में। ये जो सीधे चल रही है ना, इसके राइट साइड में एक तालाब आया। वो तालाब में ना किसी की डुबकी मारने जैसी आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गई कि इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते के तालाब में कौन डुबकी मार रहा है। उस ज़माने में ऐसे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं लगे रहते थे भैया, लेकिन आज की थोड़ी सी चांदनी रात थी, इसीलिए ये देख पा रही थी आसपास के नज़ारे। तो इसने तालाब की तरफ नज़र घुमाकर देखी तो क्या पाई है कि तालाब में कोई तो भी गिरा या डुबकी मारा है, क्योंकि पानी प्रॉपरली हिल रहा है, और बिल्कुल किनारे में एक औरत खड़ी हुई है। ये कोई 30-32 साल की, साड़ी पहन के प्रॉपर, और पानी की तरफ देखकर रो रही है। इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि अरे कौन औरत है और पानी में कोई गिरगिरा तो नहीं गया है उसका। इसको तैरना आता था, इसलिए इसने सोची कि मैं जाके थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। वैसे ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते के बारे में 2 लोगों ने सतर्क किए हैं, और यहाँ पर ये औरत भी है जिसका कोई शायद पानी में गिर गया है। मुझे तैरना आता है, मैं मदद कर देती हूँ। ये सोचकर ये उस औरत की तरफ, उस तालाब की तरफ बढ़ी ही है कि वो औरत इसकी तरफ टर्न करी। ये औरत दिखने में पूरी तरह से नॉर्मल थी। ये उस औरत से आवाज़ ला के कुछ बोलने ही वाली थी कि औरत इसको देखते देखते पीछे हुई और पीछे बाम से तालाब में गिरी। अब ये देख के बिल्कुल हक्की बक्की रह गई कि अरे पहले तो शायद कोई और गिरा पानी में, उसके चक्कर में औरत रो रही थी, अब ये औरत खुद गिर गई है। ये भागते भागते तालाब के पास पहुंची कि मैं मदद कर दूंगी। तालाब में ये पैर रखने ही वाली थी, उतरने ही वाली थी कि झटके से जुप से कोई ऊपर आया। ये ऊपर देखे, क्या देखती है वो औरत, ऐसा हाथ फैला के, बड़ी बड़ी आंखें करके, हवा में उड़ते हुए इसको बड़ी घूर के देख रही है। कुछ इस प्रकार की आवाज़ निकाल रही है जैसे कि एक भूखा जानवर निकालता हो। वो औरत हवा में उड़ रही थी, खौफनाक दिखाई दे रही थी, एक भूखे जानवर जैसे आवाज़ निकाल रही थी। अब ये नज़ारा देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा? कितना भी बड़ा कोई नास्तिक हो, उसके सामने ये नज़ारा आ जाए ना तो वहीं पे हवा टाइट हो जाएगी। और ये तो पहले से ही ऑलरेडी थोड़ी डरी हुई थी कि कुछ हो ना जाए, कुछ सामने आ ना जाए, और सामने ये नज़ारा दिखाई दे दिया। ये चिल्ला के वापस से अपने घर की तरफ भागना शुरू करी, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
ये लगभग आधा सफ़र इस रास्ते में तय कर चुकी थी। अब ये वापस लौट कर जाती और रास्ते में कोई अंकल भी दिखाई दिया था, रास्ते में कोई और भी दिखाई दे देता। ये लौट के जाती तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता, इसलिए ये वापस से अपने घर की तरफ भागना शुरू करी है। थोड़ी आगे भागते भागते पहुंची तो क्या पाती है कि एक पेड़ है बरगद का। बरगद के पेड़ की डालियां मोटी मोटी रहती है। भागते भागते क्या पाई कि सामने वाला बरगद का पेड़ हिल रहा है। अब ये डर गई कि भैया ना हवा चल रही है, ना कोई तूफान, ना कोई भूकंप, सामने का पेड़ ये हिल कैसा रहा है। हिलते हिलते इसने नजर डाली पेड़ के ऊपर की तरफ। एक डाल में लिटरली 2 आदमी बैठे हुए हैं। एक आदमी का आधा शरीर जला हुआ दिखाई दे रहा है, एक आदमी के पैर हैं ही नहीं, और जिसके पैर नहीं है उसने अपने हाथ में एक लालटेन लेकर रखा हुआ है। उसी लालटेन से ये दोनों आदमियों की शक्ल और पूरा हुलिया दिख रहा है। ये देख के समझ गई कि जो ऐसे बैठे हुए हैं ये दोनों, ये किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से इंसान तो नहीं है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में संगीता करे तो करे क्या, क्योंकि पीछे वो उड़ती हुई भूत, वो औरत जो कि ऐसे तालाब के ऊपर हवा में तैर रही थी, और सामने की तरफ ये दोनों आदमी जो कि लालटेन लेकर ऊपर बरगद के पेड़ की डाल में बैठकर इसे घूर रहे थे। इसने आओ सोची ना ताओ यही डिसीजन ली कि मैं अपने घर की तरफ ही भागती रहूँगी। ये उस डाल के नीचे से होते हुए जैसी क्रॉस करी इस पेड़ को कि वो जंप मार के इसके सामने आए पीछे से आगे, और जैसे इसके सामने आए जोर जोर से हंसने लगे। ये उस नज़ारे को देखकर घबराहट के मारे बेहोश होने ही वाली थी कि उसे अपने पिताजी की शक्ल याद आ गई कि आज उसे कुछ हो जाता तो उसके पिताजी कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते और उनके अकेले की ज़िंदगी कैसे चलती। इसलिए उसने खुद को पेड़ को पकड़ के संभाली और भगवान को याद करी है, और फिर वापस से तेजी से घर की तरफ भागना शुरू करी है। लिटरली ये तीनों आत्माएं कहें, भूत कहें, या जो भी थे, लुटेरे थे, जो भी थे भैया, इसके पीछे भाग रहे हैं। ये भाग रही है, वो भाग रहे हैं। थोड़ी देर भागने के बाद ये लिटरली अपनी गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करी है। इसी गांव की सीमा में ना रात में पता नहीं क्यों मशाले जलाकर रखी जाती थी। पता नहीं क्यों, जो भी रीज़न होगा, गांव की सीमा में ना ऐसा एक द्वार जैसा बना हुआ था सीमेंट का, एक ऐसा प्रॉपरली एंट्री गेट जैसा, वहाँ पर मशाले जलाकर रखी जाती थी। पता नहीं आज की ये मशाले इतनी देर तक कैसे जल रही थी। हो सकता है कि किसी ने ऐसी जला के चले गया होगा अभी, हो सकता है आज की मशालों में ज़्यादा कुछ ऐसा डाला गया होगा कि इतनी देर तक चल रही थी। लेकिन इन मशालों को जैसे इसने क्रॉस करी है कि वो जो भी पीछे से भाग रहे थे वो उसी जगह पर रुक गए। ये भागते भागते दौड़ते दौड़ते घर पहुंची तो क्या पाई, इसके पिताजी मेन गेट में ही खड़े हुए हैं और बड़े घबराए हुए। चिंता में जैसे ही अपनी बेटी को देखे तो उनकी जान में जान आई। तुरंत बेटी को पकड़ के अंदर लेकर गए। बोले क्या हो गया, कहाँ चली गई थी, पूरी बात बताओ। अब इसने पूरी बात बताई है। पिताजी ने बोले हैं कि बेटा, जिस मशाल को तू आम मशाले समझ रही थी वो आम मशाले नहीं है, बल्कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं इन मशालों को गांव की रक्षा के लिए ऐसे लगाते हैं। ये हमारे गांव के रक्षक देवता के मंदिर में प्रज्वलित की हुई मशाले होती है, जिसे हमारे गांव के द्वार में सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए लगाया जाता है कि कोई बुरी एंटिटी, कोई मुसीबत हमारे गांव में प्रवेश ना कर सके। आज उन्हीं 2 मशालों ने तेरी जान बचाई है। हमारे गांव के रक्षक देवता ने उन आत्माओं से तेरी जान बचाई है। ये तो भैया वहाँ पे ऐसी हो गई कि इसको काटो तो खून नहीं, ये सिचुएशन हो गई थी। बस ये पानी वानी पी और सो गई है। इसके बुखार में कोई आराम नहीं मिला, उल्टा और थोड़ा सा बढ़ गया। 1 महीने तक ये डर में, बुखार में जूझी है। इलाज चल रहा था, दवाई चल रही थी, सब कुछ। लेकिन फिर ये जैसे ही ठीक हुई ना तो इसके पिताजी ने इसका रिश्ता ढूंढ के फटाफट शादी करा दी है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि उनकी लड़की के ऊपर किसी की आत्मा की ऐसी नज़र पड़े और उनकी लड़की कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए उन्होंने फटाफट अपनी लड़की की शादी करा के सेफली इस गांव से बहुत दूर भेज दिए और अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जीने लगे, और लड़की की ज़िंदगी तो ऑलरेडी अच्छे से अब चलेगी ही।
इनकी शादी के बाद काफ़ी साल बीत गए और अभी से कुछ दिनों पहले संगीता जी ने अपने भांजे को, जी हाँ, अपने पति के भांजे को, मतलब इनका ही भांजा हुआ ना, ये पूरी कहानी सुनाई और उसने हमें ये इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोग एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिले। सीखिए कि रात बेरात ऐसे कोई भी रास्ते में ना बढ़ जाए। कोई सतर्क कर रहा है तो समझ जाइए, हो सकता है उस रास्ते में सचमुच में कोई ना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।